साथियों, तेज़ दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप गलत रास्ते पर दौड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 की जो अपनी पुस्तक है क्षितिज भाग सेकंड, उसका आज चौथा अध्याय जयशंकर प्रसाद साहब का आत्मकथ्य, इसका पहला पार्ट है। आज के इस पहले पार्ट के अंदर इनका कंप्लीट विस्तार से हम परिचय देखेंगे। इसके बाद में आपको हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी परिचय देखने की, या यूँ कहें कि जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी अलग पुस्तक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर इनका जितनी भी काव्य रचनाएं, क्या कुछ पुरस्कार मिले, क्या कुछ इनकी कहानियाँ हैं, कौन से उपन्यास है, नाटक है, उन तमाम चीज़ों की यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद में अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो परिचय में देखिए साहब, लिखिए परिचय के अंदर हम बात करें प्रसाद साहब के जन्म की, तो जन्म होता है 1889 के अंदर, सन 1889 में जन्म होता है। जन्म स्थान की हम बात करें तो काशी, और कल संक्षिप्त इतिहास वाली कक्षा में देखा होगा इनका सामान्य से परिचय थोड़ा सा आपने, सुंगनी साहू परिवार में होता है। ठीक है, सुंगनी साहू परिवार में जन्म इनका होता है। माताजी का नाम मुन्नी देवी है, पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद है, और वाराणसी में इनका तंबाकू का व्यवसाय था। गुरु के नाम की बात करें तो दीनबंधु ब्रह्मचारी, जो कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के क्या लिए अध्ययन के लिए शिक्षक थे इनके। उपनाम की बात करें, लिख लीजिए उपनाम। जयशंकर प्रसाद साहब के उपनामों का कई बार जिक्र आता है, कई बार यहाँ सवाल है जो पूछा गया है। उपनाम में लिखिए पहला झारखंडी। झारखंडी, तो प्रसाद को बचपन में इस नाम से पुकारा जाता था। किससे? झारखंडी नाम से प्रसाद को बचपन में पुकारा जाता था। एक नाम और मिलता है इनका, उपनाम कलाधर। दूसरा उपनाम क्या है? कलाधर। लिखते रहिए कलाधर। इस नाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। कलाधर के सामने लिख लीजिए ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे कलाधर के नाम से। ब्रज भाषा में काव्य रचना, ठीक है, ब्रज के अंदर कलाधर नाम से काव्य रचना है जो किया करते थे। और प्रसाद का जो परिवार था कंप्लीट, वो शिव का उपासक था। प्रसाद को यूं तो बचपन में खांडेराव भी कहकर पुकारा जाता था। लिखिए प्रमुख काव्य संग्रह। प्रमुख काव्य संग्रह। प्रसाद जी के प्रमुख काव्य संग्रहों की हम बात करें तो माफ़ कीजिए, प्रसाद जी जो है छायावादी काल के अंदर, छायावादी काव्य के अंदर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। तो इनकी रचनाएं और रचनाओं का जो रचना काल है वो अक्सर पूछा जाता रहा है। तो प्रमुख काव्य संग्रह में पहला लिखिए आप उर्वशी। उर्वशी, समय 1909। क्या हो जाएगा? समय 1909 उर्वशी का। वन मिलन, अगला है वन मिलन। वन मिलन का भी समय यही है 1909। ठीक है, इसके बाद में प्रेम राज्य। प्रेम राज्य, समय 1909। ठीक है, तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य। उर्वशी को वन में क्या मिला? प्रेम मिला। उर्वशी को वन में क्या? प्रेम राज्य मिला 1909 में। ये तीनों 1909 में, इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य 1909 में। वहीं अगली रचना इनकी काव्य संग्रह अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का क्या? उद्धार। इसका समय है 1910। अयोध्या का उद्धार कब हुआ? 1910 में। 10 में ही एक आती है इनकी, 1910 ही लिख लीजिए यहाँ पर। और 10 में अगली रचना इनकी शोकोच्छ्वास। ठीक है, शोकोच्छ्वास। अगली इनकी रचना है 1911 में वभ्रुवाहन। वभ्रुवाहन।
बभ्रुवाहन, यह है 1911 के अंदर। तो उर्वशी 9 में, वन मिलन 9 में, प्रेम राज्य 10 में, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 10 में, शोकोच्छ्वास 10 में और बभ्रुवाहन 1911 में। इसके बाद में देखिए एक महत्वपूर्ण रचना काव्य संग्रह आता है 1913 के अंदर। कौन सा आता है? कानन कुसुम। 1913 ईस्वी में कानन कुसुम, ये कई बार पूछा गया है, कानन कुसुम। इसको कई बार पूछे जाने का कारण ये रहा है कि ये खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह था इनका। अगर पूछ लिया जाए प्रसाद साहब का खड़ी बोली के अंदर कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा, तो वो है कानन कुसुम। तो लिखिए आप, खड़ी बोली कविता का प्रथम संग्रह। ठीक है मामला, प्रथम संग्रह। और वहीं हम बात करें तो ये जो ऊपर वाली सभी रचनाएं हैं ये द्विवेदी युग के अंदर ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह थे। ठीक है, और नीचे अब हम बात करेंगे खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रहों की, जिसमें आगे 1913 में ही करुणालय, ये भी कई बार पूछा गया है। करुणालय, कानन कुसुम का समय भी 1913 और करुणालय का भी 1913। ठीक है, करुणालय। वहीं 1913 में प्रेम पथिक, 1913 में क्या? प्रेम पथिक, लिखिए प्रेम पथिक। ठीक है, और 1914 में महाराणा का महत्व है। 1914 में महाराणा का महत्व है। ये तमाम रचनाएं जो पूछी गई है। तो कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम कविता संग्रह, 1913 में करुणालय, 1913 में प्रेम पथिक और 1914 में महाराणा का महत्व है। आगे देखिए इनकी रचनाएं। आगे इनकी रचनाओं में हम बात करें तो छायावादी काव्य की जो रचनाएं हैं इनकी, उनमें 1918 में लिखी है आप झरना। छायावादी काव्य संग्रह में हम बात करें झरना 1918। ठीक है, इसके अंदर 25 कविताएं थी शुरुआत में और बाद में 55 शामिल कर दी गई। 1918 में झरना। आगे हम बात करें आंसू की। आंसू का समय है अपने 1925 ईस्वी। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, लहर 1933, वहीं कामायनी 1935। ठीक है, अब लिखिए कहानी संग्रह। कहानी, प्रसाद साहब के कहानी संग्रह। कहानी संग्रह भी इनके बड़े प्रसिद्ध रहे, जिनमें 1912 में हम बात करें तो छाया, 1926 में हम बात करें तो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, 1929 में आकाशदीप, आकाशदीप, और आगे हम बात करें 1931 में आता है आंधी। कहानी संग्रह आता है इनका आंधी आता है, और 36 में फिर क्या आ जाता है? इंद्रजाल आ जाता है। आंधी के बाद में क्या आ जाता है? इंद्र साहब का जाल आ जाता है। ठीक है, छाया हुई, फिर प्रतिध्वनि हुई बिजली की, कहाँ पर? आकाश में, और फिर क्या आई? आंधी आई, और फिर इंद्र साहब का जाल हो गया चारों तरफ। इस तरीके से इन कहानी संग्रहों को आप याद रख सकते हैं। प्रमुख कहानी में जो प्रमुख इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उसमें पुरस्कार कहानी है, ममता है, सालवती है, गुंडा है, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ रही है। उपन्यास लिखिए इनके, ये कहानियाँ लिख ली। अब आप लिखिए उपन्यास। उपन्यासों में हम बात करें, उपन्यास बड़े प्रसिद्ध रहे। कंकाल,
पहला उपन्यास आता है कंकाल, जो बहुत बार पूछा गया है। दूसरा आता है अपने तितली, कंकाल, तितली। और तीसरा आता है इनका इरावती। अब देखिए, कंकाल के समय की बात करें हम तो 1929, कंकाल का कौन समय, समयावधि, समयकाल 1929। तितली का 1934। और जो यहाँ पर इनका इरावती उपन्यास रहा है, ये अपूर्ण उपन्यास था। तो ये पूछ लिया जाए आपसे कि जयशंकर प्रसाद साहब का निम्न में से अपूर्ण उपन्यास है, तो केवल एक ही है, ये इरावती। ये इनका अपूर्ण उपन्यास था। और उपन्यासों में कंकाल था और तितली। ठीक है, ये उपन्यास हो गए। नाटकों में हम बात करें इनके तो राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ये हमने कल साहित्य इतिहास वाली जो क्लास थी 8 बजे वाली, उसमें भी हमने देखे थे। चंद्रगुप्त हो गया, ये सारे की सारी चीज़ें। निबंधों में भी हमने देखा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सरोज, हिंदी कविता का विकास, ये तमाम चीज़ें हैं जो मिलती है। अब इनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं महत्वपूर्ण, जो भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको लिखिए आप, नोट कीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य, जयशंकर प्रसाद साहब और इनकी रचनाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जहाँ से सीधे सीधे है जो सवाल पूछे जाते रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि जो अयोध्या का द्वार, अयोध्या का जो उद्धार है, इस कविता में लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने की कथा है। जो लव कुश थे उनमें से इसमें क्या, लव द्वारा अयोध्या का उद्धार। लिखिए, अयोध्या का उद्धार कविता में लव द्वारा अयोध्या को क्या आती है कथा, पुनः बसाने की कथा है, जो देखने को हमें मिलती है। ठीक है, दूसरी इनकी प्रमुख बात आती है जो कामायनी महाकाव्य है। कामायनी जो इनका ग्रंथ है, इसके ऊपर इनको मिला था मंगला प्रसाद। कौन सा, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था इनको, इससे इनको नवाजा गया था। ठीक है, मामला ये भी यहाँ तक। और जो प्रेम पथिक इनकी जो काव्य संग्रह, ये प्रेम पथिक, प्रेम पथिक को पहले तो क्या 1909 के अंदर, प्रेम पथिक को 1909 के अंदर पहले तो किस में लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया। और बाद में 1914 में इसको क्या, खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। कब किया गया, 1914 में क्या कर दिया, इसको खड़ी बोली के अंदर क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कामायनी का जो प्रमुख छंद है, कामायनी जो इनका ग्रंथ है, इसका उसका जो प्रमुख छंद है वो है तांटक है। तो ये भी कई बार पूछा गया। कामायनी का, लिखिए, कामायनी का प्रमुख छंद, प्रमुख छंद कौन सा है, तांटक है। कौन सा है, तांटक है। ठीक है, वहीं आगे हम बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। एक जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक भी है, उसके रचनाकार कौन, नंद दुलारे वाजपेयी। और इम्पोर्टेंट बात ये कि प्रसाद को जो है, प्रसाद को दार्शनिक कवि भी कहा जाता है। ये कई बार पूछी गई ये बात, प्रसाद को क्या कहा जाता है, दार्शनिक कवि भी है जो कहा जाता है। अध्याय के अंदर क्या कुछ परिचय वो हम देखेंगे अभी। और कामायनी जो है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। कामायनी क्या जो है अपने शतपथ ब्राह्मण के किससे, 8वें, कामायनी जो ये यहाँ पर है, ये शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। बस ये कुछ परिचय था इनका, कुछ विशेष। और कामायनी की क्या कुछ प्रतीक योजना है वो आगे हम जो साहित्य इतिहास की दृष्टि से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कुछ स्पेशल, उनके अंदर आपको करवा दिया जाएगा। कामायनी के अंदर 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला चिंता, आखिरी आनंद है। ये भी कई बार पूछा गया है कि कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है, चिंता, और आखिरी कौन सा है, आनंद। और कुल कितने हैं, 15। तो ये सब चीज़ें थी
विशेष परिचय में अब इनका पाठ के अंदर क्या परिचय दिया गया वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार फटाफट रिवीजन के लिए। देखिए साहब, पाठ के अंदर क्या कुछ परिचय दिया गया। पाठ में शॉर्ट में परिचय मिलता है और आपको डिटेल से बता दिया कि साहित्य इतिहास भी आपका मजबूत हो जाए इसके साथ में। प्रसाद साहब का जन्म 1889 में वाराणसी में, कहाँ पर, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गई ये हुआ था, जहाँ पर अपने सुंगनी साहू परिवार में यहाँ पर पढ़ने गए। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी इनके, तो 8वीं से आगे ये नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही क्या संस्कृत, हिंदी, फारसी इसका अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक थे और निधन हो जाता है 1937 में। कई जगह 1936 में मिलता है, लेकिन पुस्तक में ये दिया हुआ है तो अपने यही ध्यान में रखना है। काव्यकृतियों में चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इतनी तो याद करनी, और इनकी रचना काल भी जैसे कि मैंने ऊपर लिखवाई आपको। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्यकृति माने जाने वाली क्या, कामायनी, पर उन्हें क्या मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ये कवि के साथ साथ क्या सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धुरव स्वामिनी इनके क्या है, नाटक हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है, जिनमें इरावती क्या है, अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके क्या है, कहानी संग्रह है। वहीं प्रसाद का जो साहित्य है वो जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और औज का क्या है, साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो निम्न में से प्रसाद की कविता एक प्रमुख विशेषता नहीं है, तो आपको ये जो विशेषताएं हैं ये जरूर ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी इनकी कविता में विशेषता क्या मिलती है, और ये छायावादी कविता की विशेषता हो गई एक तरीके से। अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता, ये छायावाद की भी हो गई और इनकी कविता की भी हो गई। आप इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, उनके साहित्य में जो रुचि थी वो स्पष्ट दिखाई है जो देती है। जो अपना ये अध्याय है आत्मकथ्य, इसके अंदर क्या कुछ है उसका विवरण देख लेते हैं, फिर अध्याय है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। ठीक है। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा है जो लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है कौन सी, आत्मकथ्य। तो असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता इनकी कौन सी है, आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बार जो आत्मकथ्य कविता है प्रसाद साहब की, ये कब और कहाँ प्रकाशित हुई, किस में हुई। तो 1932 में जो हंस पत्रिका थी उसका जो आत्मकथा विशेषांक आता था उसके अंदर ये प्रकाशित हुई, ये पूछा जा सकता है। वहीं आगे हम बात करें कि छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। वहीं छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया। कुछ मौलिकता यहाँ पर देखने को मिली है नई इनकी तरफ से। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है, अब क्या बताया वो देखिए इसके आत्मकथ्य कविता के अंदर, कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है नया जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। बिल्कुल कि नॉर्मल सी साधारण सी और लोगों की जो कहानी होती है वही मेरी है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ क्या है, एक महान कवि की क्या है, विनम्रता। तो ये हुआ परिचय और ये इस कविता के विषय में, और कल हम अध्ययन करेंगे इसका आत्मकथ्य कविता का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। और मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, उस पर एक मोटिवेशनल वीडियो डाला, बड़ा ही कमाल का है, तो वो भी आप जाकर देखिएगा। चैनल का नाम है आदि की आवाज़। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।